हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे फ्रिक्शन का। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 9th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते थे हम लोग घर्षण, घर्षण का बल, फ्रिक्शनल फोर्स। है कुछ ध्यान में इसके बारे में, फ्रिक्शन क्या होता है। अपनी सिंपल दोनों हथेली को रब करते हैं ना हम लोग, तो गर्म हो जाती है। कहते हैं क्यों हुआ ऐसा? ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ऐसा हुआ। फ्रिक्शन है क्या? ये एक बॉल थी मेरे पास, मैंने उसको छोड़ दिया, चलती है, कुछ दूर जाने के बाद बॉल रुक जाती है। रुक क्यों गई? न्यूटन ने तो अपने फर्स्ट लॉ में कहा था, इफ ए बॉडी इज इन मोशन देन इट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, and if a body is in rest it will remain in rest until no external force is applied। मैंने तो बॉल को छोड़ दिया, उसके बाद कोई फोर्स नहीं लगाया, फिर वो रेस्ट में क्यों आ गई? क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ यहाँ फेल हो गया? नहीं। when a body moves or try to moves, कोई भी बॉडी है किसी भी सरफेस पे चलती है या चलने की कोशिश करती है, when a body moves or try to moves on the surface of other body, then a force comes into the picture by itself। अपने आप एक फोर्स पिक्चर के अंदर आ जाता है, हमें कुछ नहीं करना होता। That force is known as force of friction। तो डिफाइन कर लोगे अपने आप। Force of friction is a force which comes into the picture when a body moves or try to moves on the surface of other body। इसलिए बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नेचुरल फोर्स, अपने आप आ जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। कहीं डेली लाइफ के अंदर देखा है फ्रिक्शन के फोर्स को? ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है? सोचो और बताओ। शूज हैं, चप्पल है, डालते हैं, कुछ टाइम के बाद वो स्लिप करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्यों? फ्रिक्शन का फोर्स कम हो गया। यही बोलोगे ना, फ्रिक्शन का फोर्स कहां से आ गया भाई? शोरूम पे शूज खरीदने गए, कई तरह के शूज देखते हैं, नीचे शूज के नीचे डिजाइन बने होते हैं। शूज के नीचे डिजाइनिंग का क्या काम है? साइकिल के टायर खराब हो गए थे, दुकान पे गया डलवाने के लिए, अलग अलग टाइप्स के टायर देखे मैंने, उन टायर्स के ऊपर भी डिजाइनिंग बनी हुई है। क्यों? एक्चुअल में वहां रफनेस क्रिएट करने का सोर्स है वो, रफनेस क्रिएट। जितनी ज़्यादा रफनेस होगी वहां पर उतना ज़्यादा फ्रिक्शन का फोर्स आएगा। मूवमेंट के अंदर फ्रिक्शन के फोर्स का होना जरूरी है। अगर हमारे शूज़ में, चप्पल्स में, गाड़ी के व्हील्स में, साइकिल के पहियों में फ्रिक्शन का फोर्स नहीं होगा तो वहाँ पर मोशन भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए तो फ्रिक्शन का फोर्स हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन का फोर्स ना होता तो जो टायर हैं, शूज़ हैं, चप्पल है, कभी घिसती ही नहीं। All types of wearing and tearings are only due to force of friction। इवन जब हम गेहूं पिसवाते हैं चक्की में, तो दो पत्थर के बने हुए, दो गोल गोल होते पत्थर, वो ऐसे घूमते हैं, उनके बीच में गेहूं के दाने आते हैं और वो फ्रिक्शन की हेल्प से पिस जाते हैं, तो वो आटा बन के बाहर आता है। अगर वहाँ फ्रिक्शन का फोर्स ना होगा तो क्या होगा? दाने स्लिप होके एज इट इज बाहर आने लग जाएंगे। मतलब सारे के सारे गेहूं के दाने पिसेंगे ही नहीं, आटे के अंदर गेहूं आएगी। हम लोग कॉपी के ऊपर लिखते हैं बॉल पेन से। बॉल पेन, क्या पेन के आगे बॉल लगी हुई है जो उसको बॉल पेन बोलते हो? यस। एक छोटी सी बॉल होती है, निकाल भी सकते हो उसको, 2-3 बार जमीन पे गिरो ऊपर से, काफी ऊंचाई से, बॉल बाहर आ जाएगी। पेज के ऊपर जब लिखते हैं हम, फ्रिक्शन की हेल्प से वो बॉल घूमती है और अपने साथ इंक नीचे लाएगी, उसको छोड़ते हुए आगे चलती है।
तो फ्रिक्शन का फोर्स बेनिफिशियल है हमारे लिए और हार्मफुल भी। अगर ये नहीं होता तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं थी, और जितना नुकसान करता है वो भी हमारा फ्रिक्शन का फोर्स ही करता है। छोटी क्लासों में आता था हाउ वी कैन इंक्रीज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाउ वी कैन डिक्रीज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो एक सिंपल सा आंसर था, रफनेस बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, रफनेस डिक्रीज करोगे, रफनेस को डिक्रीज करोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज होगा। कैरम बोर्ड खेलते हैं, खेलते खेलते बैक लगनी बंद हो जाती है, कम हो जाती है, होता है ना ऐसा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम एक पाउडर डालते हैं कैरम बोर्ड के ऊपर। कोई पाउडर, स्पेशल पाउडर नहीं होता कैरम बोर्ड के लिए, कोई भी पाउडर डाल दो आप, वो पाउडर क्या करेगा, उसकी रफनेस को ख़त्म कर देता है। फिर वो स्ट्राइकर आराम से आगे पीछे होगा, बैक लगेगी बहुत बढ़िया। क्यों? फ्रिक्शन का फोर्स उसके मोशन को पहले अपोज कर रहा था, अब वो पाउडर डाल दिया हमने, फ्रिक्शन का फोर्स वहाँ से गायब हो गया। गायब तो नहीं होता, कम हो गया, रिड्यूस कर दिया हमने, तो उसके मोशन को अपोज मिलना बंद हो जाता है, कम हो जाता है बहुत, इसलिए वो आराम से मूव करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। हमारे पास सरफेस कितने टाइप के होते हैं? अभी जैसे मैंने बताया आपको, दो ही टाइप के होते हैं, है ना, एक रफ और एक स्मूथ। रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन का फोर्स ज़्यादा होगा, स्मूथ है तो फ्रिक्शन का फोर्स कम होगा। एक अल्ट्रा स्मूथ सरफेस होता है, ये आपके सिलेबस से बाहर चला जाता है। अल्ट्रा स्मूथ, जैसे गिलास के ऊपर गिलास रख दें तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, चिपक जाते हैं वो, तो वहाँ अल्ट्रा स्मूथ केसेस के अंदर फ्रिक्शन का फोर्स इंक्रीज हो जाता है। ये फ्रिक्शन का फोर्स होता कितने टाइप का है? नंबर 1, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। नंबर 2, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। नंबर 3, फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स। 3 टाइप का। अभी स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है? देखो, बुक है मेरे पास, बुक के ऊपर एक बॉडी रख दी मैंने, कोई भी हो, अभी नीचे आ रही है, ये क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है ना। तो कोई भी बॉडी किसी भी सरफेस पे अगर मूव करती है तो फ्रिक्शन का फोर्स अपने आप पिक्चर में आएगा, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ ये बॉडी स्लाइड कर रही है, जो फ्रिक्शन का फोर्स आएगा उसको बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप? स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स is the force of friction which comes into the picture when one body slides on the surface of other body। आप देखो एक फिर दोबारा से, ये फिर बॉडी ले ली मैंने, एक और बॉडी ले ली, ये सरफेस बन गए, बॉडी बन गई। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? चौक है, चौक का सिंपल सरफेस डाला मैंने, नीचे आता है, क्या करता है ये? रोल घूम के आता है ना। तो इस समय जो फ्रिक्शन का फोर्स आएगा वो क्या कहलाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। गाड़ियों के पहिए हैं, व्हील्स हैं, मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, उस समय जो फ्रिक्शन का फोर्स आएगा दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। व्हेन वन बॉडी रोल्स ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी then force of friction that comes into the picture is known as rolling friction force। इन दोनों को अगर कंपेयर करें हम, कौन सा ज़्यादा होता है कौन सा कम होता है, बता सकते हो कुछ इसके बारे में? एक यहाँ बहुत हैवी भारी पेड़ पड़ा है, पेड़ का तना होता है नीचे वाला, बहुत भारी है। अगर 4 आदमी भी मिल के उठा के ले जाने की कोशिश करें ना, उसको नहीं हिलेगा, फिर भी लेके जाना है आगे। कैसे लेके जाएं? हैवी बहुत ज़्यादा है, धकेल के ले जाएंगे तो भारी था, नहीं मूव कर रहा, फिर कैसे लेके जाएं उसको? पाइप, 3 या 4 पाइप के टुकड़े उस पेड़ के नीचे लगा दिए, अब उसको आगे लेके जाओ, एक आदमी लेके जाएगा। क्यों? जब नीचे पाइप नहीं थे तो वहाँ जो फ्रिक्शन का फोर्स आता वो कौन सा था? स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब वो नीचे पाइप के टुकड़े डाल दिए पेड़ के नीचे, उठा के उसको थोड़ा, अब जो फ्रिक्शन का फोर्स आएगा वो कौन सा? रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। रिमेंबर,
स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज मच ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। कभी साइकिल चलाई है? साइकिल, यस, उसके हैंडल के अंदर, पहियों के अंदर छोटी छोटी स्टील की गोलियां होती हैं, छोटी छोटी स्टील की गोलियां होती हैं, बाल बेरिंग्स के अंदर भी होती हैं। वो क्यों डालते हैं वहाँ पर? उनका क्या रोल होता है? सपोज हैंडल के अंदर से वो स्टील गोलियां निकल जाए, क्या होगा? अगर वो निकल जाएंगी तो वहाँ जो हैंडल घुमाते हैं ना हम लोग गोलियों से, तो आता है वहाँ रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अगर वो निकाल दोगे तो वहाँ कौन सा फोर्स आएगा पिक्चर में? स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और अपनी भाषा में बोलते हैं हैंडल बहुत भारी हो गया, तो वो दुकान वाला क्या करता है? तेल डाल देगा या गोलियां चेक करेगा, निकल गई तो दोबारा डाल देगा। और तो कॉन्सेप्ट यही है, वहाँ रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बहुत कम होती है। थर्ड, फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन सा होता है? फ्लूइड। छोटी क्लासों के अंदर हम लोग मैटर की 3 स्टेट्स बताते थे। छोटी क्लासों में मैटर की 3 स्टेट्स कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अलग अलग टीचर्स अलग अलग बताते हैं। कोई कहेगा 3 स्टेट होती है, कोई कहेगा 4 स्टेट होती है, कोई कहेगा 5 स्टेट्स होती है। सभी ठीक है जो बोल रहे हैं। जिसने बोला 3 स्टेट्स वो भी ठीक है, जो बोल रहा है 5 स्टेट वो भी ठीक है, प्लाज्मा एटसेट्रा आ जाएगा सब। और अगर हम बोले आपको कि 2 स्टेट होती है यहाँ पर, तो वो भी ठीक है। 2 स्टेट्स कौन सी? एक फ्लूइड और एक नॉन फ्लूइड। फ्लूइड जो फ्लो करे, नॉन फ्लूइड जो फ्लो ना करे। फ्लो कौन करता है? कभी सुना है कार फ्लो कर रही है, इज फ्लोइंग द साइकिल, वो साइकिल फ्लो कर रही है उसकी? नहीं, साइकिल रोल करती है, मूव करती है। फ्लो कौन करता है? आइदर लिक्विड और गैसेस। तो अगर हम मैटर को 2 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं तो एक फ्लूइड और एक नॉन फ्लूइड। नॉन फ्लूइड के अंदर सॉलिड वाला पार्ट आ जाता है और फ्लूइड के अंदर लिक्विड एंड गैसेस का। आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि जो थर्ड टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स, ये लिक्विड्स में आता है, गैसेस में आता है। यहाँ कोई रोल नहीं है, हम लोग सॉलिड्स पढ़ रहे हैं अभी। अब कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी भी 3 टाइप होती है। कौन सा? स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी भी 3 टाइप, नाम लिखते पहले इनके। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, नंबर 2 डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स, नंबर 3 लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। कई इसको काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। डायनामिक, काइनेटिक एक ही बात है। ये कौन से होते हैं? एक आपको फील करना है इसको। एक चेयर ले लो, टेबल है, टेबल ले ली, उस पर धक्का लगा कर उसको थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करो, क्या होगा? होना क्या? आगे जाएगी, है ना? उससे पहले भी कुछ होगा? यहाँ कोशिश करते हैं, ठीक है, समझाने की आपको। ये कोई बॉडी है जिसको बोल रहा हूँ लेने के लिए, टेबल या चेयर जो भी है, ये ऐसी बॉडी है, इसके ऊपर अगर मैं कम से कम 50 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव करेगी, वरना नहीं करेगी। टेबल है, टेबल मैंने फोर्स लगाया, आगे तो नहीं गई है। अगर इस बॉडी पे कम से कम 50 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे जाएगी, वरना यहीं रहेगी। मैंने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, कितना? 10 न्यूटन का, क्या होगा? यही पड़ी है। अब लगाया 20 का तो भी नहीं जा रही, 30 का लगाया तो भी नहीं जा रही, 40 लगाया तो भी नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्यों नहीं जा रही? क्योंकि इस डायरेक्शन से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में अपोजिंग फोर्स आ रहा है, जिसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन का फोर्स। वो फ्रिक्शन का फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है यहाँ पर? 50 न्यूटन का। अगर ज्यादा लगाएंगे इसे फोर्स तो ये बॉडी चलेगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना है? 30 लगाता हूं तो ये कितना है? 40 लगाता हूं तो ये कितना है? 70 लगाता हूं तो ये कितना है? रिमेंबर, टेबल के ऊपर बुक पड़ी है,
क्या वो चल रही है अपने आप? नहीं। क्या वहां फ्रिक्शन का फोर्स है? कोई टेबल पे बुक रखी हुई है, क्या वहां फ्रिक्शन का फोर्स है? नहीं। तो आता कब है फ्रिक्शन का फोर्स? व्हेन ए बॉडी मूव्स और ट्राई टू मूव्स। अब ये बॉडी रखी हुई है यहाँ, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये ट्राई टू मूव, तब आएगा फ्रिक्शन का फोर्स। अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे तो फ्रिक्शन का फोर्स भी 0। अगर मैं 10 लगाऊंगा तो ये कितना? 10 का। 20 लगाऊंगा तो 20, 40 लगाऊंगा तो 40। जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शन का फोर्स। अगर मैं 70 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो बॉडी आगे जाएगी? यस। कितने फोर्स से? 20 से। क्यों? 50 तो फ्रिक्शन अगेंस्ट कंज्यूम हो गया, 20 से जाएगी। 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो 50 न्यूटन से फोर्स जाएगी। अगर मैं 500 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो कितने फोर्स जाएगी बॉडी? 450 न्यूटन से। समझने वाली चीज ये है, जब तक बॉडी रेस्ट में थी जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शन का फोर्स। एक बार बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद फ्रिक्शन का फोर्स क्या हो गया? कांस्टेंट। उसके बाद फ्रिक्शन का फोर्स क्या हो गया? कांस्टेंट। जब तक बॉडी हमारी रेस्ट में रहती है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जो बॉडी मूव कर रही है उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पिक्चर में आ रहा है दैट इज डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या बच गया? लिमिटिंग वाला क्या होता है? जो बोल रहा था ना, आप फील करना, घर में एक चेयर लो, उसको धक्का मार के आगे ले जाने की कोशिश करो। आप ये नोट करोगे वो चलने से पहले जब झटका लगता है वहां पर, दैट इज जब when body is just ready to move, when body is just ready to move, in that picture the force which comes into the picture is known as limiting frictional force। जो बोला आपको, अगर ग्राफिकली शो करने की कोशिश करें हम लोग तो ऐसे बनेगा। यहां ले रहे हैं हम लोग अप्लाइड फोर्स, पी से लिख रहा हूं, वाई एक्सिस अलोंग फ्रिक्शन का फोर्स ले रहा हूं मैं। यहाँ अप्लाइड फोर्स और यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये देखो कह सकता हूं ओ से लेके ए तक जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शन का फोर्स। हम इसको इंक्रीज करते गए, वो भी इंक्रीज होता गया। उसके बाद एक जर्क लगता है, झटका लगता है, और उसके बाद बॉडी के अंदर जो फ्रिक्शन का फोर्स था वो कांस्टेंट हो गया। इट मींस ओ से लेके ए तक यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आता है, यहाँ डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स आता है, एंड दिस वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है विच वन इज ग्रेटर, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स? मैक्सिमम बच्चे आंसर देंगे डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स। नो, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी वैल्यू से ज्यादा होती है। एंड व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स? दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स था वो अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कई बार तो टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? तो अभी एक्सप्लेन किया मैंने। एंड जो डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ये टोटली डिपेंड करता है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। दिस वाज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसका सेकंड पार्ट है मैथमेटिकल पार्ट, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे हम लोग। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे चैप्टर को रीड करिए। ठीक है, थैंक यू।